हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। तो दोस्तों आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो 20 अगस्त 2023 को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके सीडीपी पार्ट को कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप सभी भाई बहन जो नए हो, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। और जो भाई बहन नए हों, प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उचित विकल्प चुनिए। जिसमें पहला प्रश्न हो जाएगा डिस्ग्राफिया, और आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि इसमें से सबसे सही आंसर क्या होगा। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। चौथा ऑप्शन दिया गया है एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। इसमें लिखने, टाइपिंग और वर्तनी को लेकर व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और अधिगम अक्षमता को हम जान लेते हैं, जिसमें पठन अक्षमता या पढ़ने में विकार होना डिसलेक्सिया कहलाता है। और गणितीय अक्षमता की बात करें तो डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। क्वेश्चन और बताइए दोस्तों, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया था। तो यह 2016 में आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति में पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विभेदित निर्देशन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है संवर्धन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है त्वरण या गतिवर्धन, चौथा ऑप्शन दिया गया है विसर्जन। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण यानी गतिवर्धन। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, त्वरण कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, ऑप्शन दिया गया है पाठचर्या में अनुकूलन करें, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करें, चौथा ऑप्शन दिया गया है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। आगे दिया गया है उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो बताइए, पहला ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है पहला, तीसरा और चौथा सही है। चौथा ऑप्शन दिया गया है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें तथा विविधता को एक अवसर के रूप में देखें, न कि बाधा के रूप में। अतः विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो खाली स्थान है इसे में बताना है क्या क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है तृतीयक और माध्यमिक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक और माध्यमिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है माध्यमिक और प्राथमिक, चौथा ऑप्शन दिया गया है माध्यमिक और तृतीयक। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक और माध्यमिक, यानी कि दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर प्राथमिक हो जाएगा और यहाँ पर माध्यमिक हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न हो जाएगा लेवाइगॉत्स्की के अनुसार
पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। आठवां प्रश्न हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन दिया गया है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पारंपरिक स्तर और चौथा ऑप्शन दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है जिसे 3 स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा लड़का तथा अच्छी लड़की अभिविन्यास कोहलबर्ग के पारंपरिक चरण सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें अभिकथन ए दिया गया है दोस्तों शिक्षक और साथियों जैसे अधिकार जानकार अन्य लोग के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और इसका कारण दिया गया है आर सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा ऑप्शन दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अतः विकल्प 2 में ए और आर दोनों सही हैं। तो 8वां प्रश्न दिया गया है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए। 9वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया गया है 7 वर्ष। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी 7 वर्ष के आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकता है और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। यह प्रवृत्ति बालक में पाई जाने वाली जिज्ञासा अभिरुचि व नवीनता के प्रति उनके आकर्षण के कारण होती है। 10वां क्वेश्चन दिया गया है कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नारीवादी दृष्टिकोण से, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, चौथा ऑप्शन दिया गया है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी नारीवादी दृष्टिकोण से।
कैरोल गिल्गन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। उनका मानना था कि कोलबर्ग का सिद्धांत महिलाओं के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पक्षपाती था। नैतिक विकास पर गिल्गन का शोध इस बात पर केंद्रित था कि सामाजिक अंतःक्रियाओं और संबंधों से महिलाओं की नैतिकता कैसे प्रभावित होती है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। 11वां प्रश्न दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन के मुख्य विशेषताओं में से एक डैश डैश है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कारण परिणाम का विश्लेषण या कारण कार्य संबंध। दूसरा ऑप्शन दिया गया है केंद्रीयन। तीसरा ऑप्शन दिया गया है विकेंद्रीयन और चौथा ऑप्शन दिया गया है परागमन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पढ़ाया जा चुका है दोस्तों केंद्रीयन यानी केंद्रीकरण या सेंट्रेशन। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। तो जो लोग नए हों वो पिछली वीडियो जाके जरूर देख लें। आपको बहुत विस्तार से और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया है। इसमें जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन यानी सेंट्रेशन या केंद्रीकरण है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित यानी व्यक्त करता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच डैश डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है वहीं हमको भरना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है, तार्किक। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी और तार्किक। तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्थिर है, तार्किक, धीमी, आत्मकेंद्रित। चौथा ऑप्शन दिया गया है धीमी, तार्किक, स्थिर है और आत्म केंद्रित। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो पहला हो जाएगा बुनाई, दूसरा हो जाएगा तैरना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक कागज पर एक बड़े आयत रूपरेखा के अनुसार काटना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं तो गलत मत कीजिएगा। तो चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा यानी कि तैरना। तो आप सभी स्थूल गतिक कौशल समझ लीजिए किसे कहते हैं। वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करता है। जैसे तैरना हो जाएगा, घुटने के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना आदि हो जाएगा। ये सभी गतिक कौशल के उदाहरण हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो आप जरूर सही कीजिएगा। 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है एकीकरण यानी सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है समीपस्थ, अवरोही या शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी। चौथा ऑप्शन दिया गया है विभेदीकरण, सरल से जटिल, और दूसरी जगह के लिए एकीकरण, जटिल से सरल। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहर। और ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है दोस्तों विकास के सिद्धांत में। यानी भौतिक वृद्धि और विकास विकास के शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी सिद्धांत का पालन करते हैं। शीर्षगामी अवरोही मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम का अर्थ है। शीर्षगामी अवरोही या मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा सबसे अंत में पैर क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों विकास होता है। इसी प्रकार समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहर, निकट से दूर के नियम के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भाषिक
और अंतर्वैयक्तिक। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दिक् स्थान अंतःवैयक्तिक। तीसरा ऑप्शन दिया गया है अंतःवैयक्तिक दिक् स्थान। चौथा ऑप्शन दिया गया है अंतर्वैयक्तिक भाषिक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा यानी अंतःव्यक्ति दिक् स्थान। 16वां प्रश्न दिया गया है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चे के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। चौथा ऑप्शन दिया गया है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अनुभवात्मक अधिगम एक अर्थ है अनुभव या अवलोकन पर आधारित या शामिल अधिगम है, या इस विचार पर आधारित है कि लोग स्वयं चीजों का अनुभव करके और उन अनुभवों पर विचार करके सबसे अच्छा सीखते हैं। 17वां प्रश्न दिया गया है बच्चे में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन दिया गया है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमत लगाने के अवसर देना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा यानी उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना एक प्रभावी तरीका है। इसके द्वारा बालक अपनी कल्पना, रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और तर्क शक्ति आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जिसमें अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो चलिए अभिकथन ए देखते हैं। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी, संलग्नता हो। कारण आर देखिए सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, क्योंकि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। पहला ऑप्शन दिया गया है संगठन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वर्गीकरण। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वैचारिकता। चौथा ऑप्शन दिया गया है गैर प्रासंगिककरण। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा यानी गैर प्रासंगिककरण। संगठन, वर्गीकरण तथा वैचारिकता प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान देते हैं जबकि गैर प्रासंगिकरण का इसमें कोई योगदान नहीं है। प्रक्रिया अधिगम द्वारा व्यवहार को नई और अलग अलग क्षमताओं के अलावा या उन क्षमताओं के विस्तार और संवर्धन द्वारा संशोधित किया जाता है जो किसी व्यक्ति में पहले से मौजूद होती हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। 20वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वाक्यों से संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्रिया की परिभाषा क्या है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में
आपकी समझ कैसे बदलती है, तो यह जान लेते हैं। यह एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रश्न मुक्त अंत या खुले वाले प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। इनके उत्तर यस या नो पर आधारित ना होकर मुक्त या स्वतंत्र होते हैं। ऐसे प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी अपने समझ के आधार पर देता है, जो भिन्न भिन्न होते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया गया है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न दिया गया है, जिसे कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें अभिकथन ए दिया गया है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण में दिया गया है यानी आर, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के एक संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा मूर्त पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सहकर्मी सहयोग, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अलगाव, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा यानी सहकर्मी सहयोग। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चे के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों के साथ काम करने में कक्षा में सकारात्मक संबंध विकसित करने में मदद मिलती है, जैसे दूसरे के साथ काम करना, सहयोग करना, सुनना और नेतृत्व करना आदि हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यानी पहला ऑप्शन दिया गया है, बच्चे के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, विकासात्मक देरी का संकेत है। चौथा ऑप्शन दिया गया है, बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा यानी लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। पहला ऑप्शन दिया गया है परगमनात्मक तर्क, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जीववादी चिंतन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है केंद्रीयन, चौथा ऑप्शन दिया गया है परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा यानी कि जीववादी चिंतन। आपको बताया गया था दोस्तों, जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर नहीं जान पाता है तो उसे जीववाद कहते हैं। तो यहाँ वही तो बताना था कि 4 वर्ष की अपर्णा है, वो कहती है कि एक बटन जिंदा है यानी उसे सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर नहीं पता होता है। तो यह किस में आ जाएगा, तो यह जीववादी चिंतन में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 26वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में स्वालीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया गया है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। दूसरा ऑप्शन दिया गया है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। चौथा ऑप्शन दिया गया है संवाद कौशल का उच्च स्तर। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा यानी बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार।
स्वालीनता वाले विद्यार्थियों को सामाजिक संचार और प्रतिबंधित या बार बार दोहराव वाले व्यवहार या रुचियों में प्रायः समस्याएं होती हैं। 28वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें पहला दिया गया है अभिकथन ए और कारण आर। तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उनके विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण देख लीजिए, आर दिया गया है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होता है तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 28वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया है तथ्यों को रटना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा। चौथा ऑप्शन दिया गया है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29वां प्रश्न देखते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, पहला ऑप्शन दिया गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती हैं। यानी बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। 30वां प्रश्न दिया गया है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, पहला ऑप्शन हो जाएगा को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज हम 20 अगस्त 2023 को जो एग्जाम में 30 प्रश्न सीडीपी के आए थे उन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं और आगे हम बचे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप सभी भाई बहन जो नए हो, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। तथा मनीष एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको सभी अपडेट, वीडियो की पीडीएफ और नोट्स भी दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम ईवीएस के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 2023 में आ चुके हैं। तो आप सभी भाई बहन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।